हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रेजेंट करने वाले हैं आपके लिए IBPS PO मेंस एग्जाम का करंट अफेयर 2016। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों की कई सारी रिक्वेस्ट के बाद में हमने इस वीडियो को बनाया है और इसके अंदर सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए IBPS PO के मेन्स एग्जाम के लिए वो कवर अप करें। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हमने नियर बाय 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है और जिनको हमने कवर अप करें। इसके अंदर आपको 4 से 5 महीने की इसके अंदर आपको 4 से 5 महीने की करंट अफेयर्स साथ में आपको ये सब मिलेगा और साथ में हमने इसके अंदर अक्टूबर के लास्ट वीक की करंट अफेयर और नवंबर के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर भी इसमें ऐड ऑन करी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके लिए IBPS PO का करंट अफेयर सेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा और ये सिर्फ आपके IBPS के लिए नहीं, KVS जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी आपके जो भी करंट अफेयर आने वाला है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी IBPS PO तो मेंस है ही, जिसको देख के हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो 2 घंटे के लिए अगर देख लेंगे, 2 घंटे के अंदर हम नियर बाय 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करेंगे और देखेंगे कि उनके आंसर्स क्या हैं और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो भी देखेंगे। इसको थोड़ा अपन जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसको अगर अपन ज़्यादा लेंथी करेंगे तो आपको याद करने में मुश्किल होगी, इसीलिए अपन इसको नियर बाय 2 घंटे के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है हमारी तो अभी करिए। ये आपको मिलेगी गूगल प्ले से। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, जैसे कि बैंकिंग, SSC, UPSC और बहुत सारे एग्जाम है और ये बहुत ही हैंडी और यूजफुल एप्लीकेशन है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको पेपर में बहुत ही हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स है, हमारे हज़ारों टेस्टिमोनियल्स जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे कई सारे रिव्यूज़ दिए हैं, हज़ारों रिव्यूज़ हैं। उसमें सिर्फ 2-3 रिव्यूज़ हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि हमने पेपर में बताते हैं, आपको यहाँ पे वीडियो पे सिखाते हैं पेपर के लिए। उसमें से कई सारे कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम में आता है, ताकि वो स्टैटिक जीके का हो या फिर करंट अफेयर्स का हो या फिर इंग्लिश का हो। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो इसको 1 या 2 बार भी विजिट कर लेंगे तो आपके एग्जाम में इससे बाहर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर फ्रेंड्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन इंटरनेशनल सेक्शन कवर अप करेंगे, उसके बाद देखेंगे नेशनल, उसके बाद देखेंगे आपका ट्रेड बैंकिंग, उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम सब कुछ, सारा जितना भी आपका करंट अफेयर्स का दायरा है उसको सभी को समेट के हम आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन में, 200-250 क्वेश्चन में हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और इसके अंदर हमने आपके लिए, मैंने आपको जैसे कि अभी आपको बताया कि 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप करें। साथ में आपका जो अक्टूबर का लास्ट वीक है, नवंबर का फर्स्ट वीक है, इसके करंट अफेयर भी हमने कवर अप करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर का जो आपका इंटरनेशनल सेक्शन का क्वेश्चन है वो है कि मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो हुई है उसका नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है मैत्री। इंदिरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और रशिया के बीच में है। ओके, ये जो आपको ध्यान रखना है। और साथ में मैत्री किसके बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा और इससे रिलेटेड न्यूज़ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको साथ में बताते रहूँगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये वीडियो थोड़ा अपन को जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर अपन फास्ट करेंगे तो अपन ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट। यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट के अंदर इंडिया ने कितना अमाउंट डोनेट किया है। तो देखेंगे अपन ने यहाँ का जो आंसर है वो है ये, ओके, जो कि अपन ने वहाँ पे उनको कंट्रीब्यूट किया है, विक्टिम ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज बाय द पीस कीपर्स, इसके लिए अपन ने उनको डोनेट किया है। तो अगर पेपर में आता है इसका या तो कितना अमाउंट डोनेट किया है या फिर साथ में ये पूछ सकते हैं कि किस रीजन के लिए डोनेट किया है। ये टफेस्ट क्वेश्चन है जो कि इस पार्ट से बन सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। इंडिया रैंक 110 ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया ने 110 रैंकिंग हासिल करी है 149 कंट्रीज़ के अंदर एंड अचीविंग द, और ये किस लिए, अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये कि यूनाइटेड नेशन जो अपने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाता है, उसके अंदर अचीवमेंट के अंदर इंडिया ने 110 रैंक हासिल करी है। और उसके बाद में आप कई सारे कंट्रीज़ है जो कि आपको याद नहीं करने हैं कि इनकी रैंकिंग क्या है। ओके, आपको सिर्फ इंडिया की रैंकिंग ध्यान रखनी है और साथ में ये ध्यान रखना है और कि इसको टॉप किसने किया है, जो कि स्वीडन ने इसको टॉप किया है, फॉलोड बाय द डेनमार्क एंड द नॉर्वे। इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, NSD को, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। आपको इतना ध्यान रखना है सिर्फ। कौन सा कंट्री पहला बना है जिसमें यौन फ्री जिसको घोषित किया गया है। इंडिया अचीव येट अनदर पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन। इंडिया ने अपने एक और पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन अचीव किया है और पहला कंट्री बन गया है जिसको फ्री ऑफ यौन घोषित किया गया है। ये एक इन्फेक्शन डिजीज है स्किन का और बोन्स का और इसका टारगेट था 2020 का, जो कि अपन ने अचीव कर लिया है बहुत पहले।
और ये क्या किसका है, काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होता है। कई बार आपको यही पूछा जाता है कि ये डिजीज़ किससे होता है, वायरस से या फिर बैक्टीरिया से, फंगस से, किससे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि याउन किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है ये, और स्किन को, बोन्स को, जॉइंट्स को, सबको इफेक्ट करता है ये। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, पॉपुलेशन डे कौन से दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है, इसका आंसर है 11 जुलाई। सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो थीम थी वो थी इन्वेस्टिंग इन द टीनेज गर्ल्स। तो 2016 की जो थीम थी और वो थी इन्वेस्टिंग इन द टीनेज गर्ल्स, और फोकस किया गया था टीनेज गर्ल्स को एम्पावरमेंट करने के लिए। ऑपरेशन संकट मोचक लॉन्च टू स्कैवेट इंडियन सिटीजन फ्रॉम द साउथ सुडान। ओके, साउथ सुडान से निकालने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था संकट मोचन, ये आप देख सकते हैं। और कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि इंडियन सिटीजन का जो है ना, इंडियन सिटीजन को साउथ सुडान से निकालने के लिए, जो कि वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तो कौन सा ऑपरेशन है जो कि लॉन्च किया गया था, तो इसका नाम है संकट मोचन। तो आपको ये ध्यान रखना है। और साउथ सुडान की कैपिटल भी आपको ध्यान रखनी है जिसका नाम है जुबा। जुबा इसकी कैपिटल का नाम है। और इंडियन मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया और इंडियन सिटीजन्स को यहाँ से निकाला। तो आपको ध्यान रखना है, संकट मोचन किसका नाम था, साउथ सुडान से इंडियंस को निकालने वाले जो ऑपरेशन है उसका नाम था, जिसकी कैपिटल है जुबा। थेरेसा मे बिकेम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, थेरेसा मे को ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। और मार्गरेट थैचर के बाद में ये सेकंड फीमेल है जिनको ये बनाया गया है, सेकंड फीमेल है। क्योंकि अगर पेपर में पूछते हैं कि फर्स्ट फीमेल कौन थी, वो तो कौन थी, मार्गरेट थैचर थी। और सेकंड यहाँ पे थेरेसा मे है, और ये 59 ईयर की एज है। और एलिजाबेथ के, इतना ही आपके लिए ज़्यादा है, इसका ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि पहली पीएम कौन थी, फीमेल थैचर थी, और सेकंड बनी है थेरेसा मे। और यहाँ पे आपको इनको पूरा ही मेंटेन करना है, यूनिटी इन सभी के बीच में। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, जिनको मिला के यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड, तो इन सभी को मिला के बोलते हैं यूके। इन सारे देशों को जो कि नाम नीचे दिए गए हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2016, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे इंडिया ने रैंक काफ़ी इंप्रूव करी है, 19 प्लेस इंप्रूव करके इंडिया पहुंचा है 35 रैंक के ऊपर। तो आपका आंसर यहाँ पे 35 है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द नेटवर्क्ड रेडीनेस इंडेक्स 2016, ओके, तो इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी रैंक अच्छी हासिल करी है और 91 पे पहुंचा है इंडिया। और यहाँ पे आपका इसका आंसर है 91। और ये होता क्या है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इट मेजर्स कंट्री सक्सेस इन क्रिएटिंग द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ ट्रांजिशन टू ए डिजिटाइज्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो डिजिटाइज्ड इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए देश ने, की जो गवर्नमेंट है, कंट्री है, उन्होंने कितने एफर्ट लगाए हैं, उसको देखते हुए ये रैंकिंग बनाई जाती है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ओके, यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग है 91। इंडिया एट 77 इन द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2016, तो वर्ल्ड में रिस्क को लेके, क्लाइमेटिक कंडीशन को लेके इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया रैंक है 77 के ऊपर, और इट इज़ बेटर देन द पाकिस्तान, वो 72 पे है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के ये रैंकिंग बनाई जाती है, कौन सा देश कितने ज़्यादा वहाँ पे ससेप्टेबल है डैमेज होने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो टॉप किया है इसको वो वनातू ने किया है, जो कि एक आइलैंड स्टेट है 171 कंट्रीज़ के अंदर। तो आपको सिर्फ इंडिया की रैंकिंग ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट में अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है, बाकी आपको पाकिस्तान इन सब का ध्यान नहीं रखना है। और टॉप का ध्यान रखना है कि टॉप किसने किया है इसको। इंडिया की रैंक क्या है वेल्थिएस्ट कंट्रीज इंडेक्स के अंदर, तो इंडिया ने इस बार सेवंथ है इसका आंसर। इंडिया 7th रैंक के ऊपर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेल्थिएस्ट जो कंट्रीज इंडेक्स के अंदर। और इसको सेकंड नंबर यहाँ पे वेल्थिएस्ट के अंदर इंडिया को डाला गया है कि प्राइवेट वेल्थ कितनी है हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास कितनी वेल्थ है इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर इंडिया है 7th नंबर पे। उसको टॉप किया है यूएस ने, उसके बाद चाइना, जापान, यूके एंड जर्मनी, और इंडिया पहुंचा है 7th नंबर पे। वर्ल्ड का पहला पिज़्ज़ा एटीएम कौन सी कंट्री में लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है यूएसए के अंदर। इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसके ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, और यही बहुत है आपके लिए जो कि पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग एज अ बिजनेस डेस्टिनेशन, इंडिया की बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पे क्या रैंकिंग है, तो इंडिया की इस वक्त पे 76 रैंकिंग है जो कि बिजनेस डेस्टिनेशन पे, जो कि पिछले साल 94 थी। ओके, तो आपको इतना ध्यान रखना है। और इसको बनाता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसने इसको सर्वे किया है और इसको बनाया है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर जो बिजनेस डेस्टिनेशन की जो रिपोर्ट है ये किसने बनाई है, तो इतना सा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। इंडिया की रैंकिंग है 76। यूएसपीएस, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस ने कौन से इंडियन फेस्टिवल के ऊपर एक स्टैंप लॉन्च करी है, तो ये है दिवाली। दिवाली के ऊपर इन्होंने स्टैंप लॉन्च करी है, और एज ए फॉर एवर स्टैंप।
व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कितना कौन सा कंट्री कितना इनोवेटिव है, नए आइडियाज़ वहाँ से निकल के आते हैं, तो इसके ऊपर इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया ने 15 स्पॉट्स आगे बढ़ाए, 81 पे था लास्ट टाइम पर, और इस बार पहुंचा इंडिया 66 के ऊपर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर। और यहाँ को जो टॉप किया है वो किया है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड नेशन, इन कंट्रीज ने इसको टॉप किया है। हु इज नोन एज द बंगा बंधु? बंगा बंधु के तौर पर किनको जाना जाता है? तो बंगा बंधु के तौर पर शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। ये इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के सबसे बड़े लीडर थे। तो इन्हीं के नाम पे एक मूवी भी बन रही है, 1971 के वॉर के ऊपर भी बन रही है। और जो इनको बोला जाता है, जैसे कि फादर ऑफ नेशन इंडिया में महात्मा गांधी है, वैसे ही फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश में बंगा बंधु है, जिसको शेख मुजीबुर रहमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की रैंकिंग क्या है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, फिक्स ब्रॉडबैंड के अंदर? फिक्स ब्रॉडबैंड के अंदर एशिया पैसिफिक में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग है यहाँ पे 39 इस वाले रीजन के अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। और इसको टॉप किया है हांगकांग ने, न्यूजीलैंड और इन्हीं सभी कंट्रीज ने। इंडिया की रैंकिंग क्या है ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट 2016 के अंदर? तो इंडिया ने 39 स्पॉट पे पहुंचा है ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट के अंदर। तो आपका आंसर है यहाँ पे ए, 39 पोजीशन पे इंडिया पहुंचा है, जिसके अंदर 138 कंट्रीज की इकोनॉमीज को देखा गया है। और इंडिया 16 प्लेसेस इंडिया ने जंप किया है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया? मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इंडिया और रशिया के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है इंदिरा, और ये कहाँ, रशिया में हुई है इस बार 2016 की। कौन सा कंट्री है जो कि G20 समिट 2017 के अंदर होस्ट करेगा? 2017 का, आपको दोनों का ही ध्यान रखना है, 2016 का और 2017 का। ओके, और 11 G20 समिट कंक्लूड्स इन द हैंगशू चाइना। तो अभी जो हुआ था वो चाइना के अंदर हुआ था 2016, और 2017 जो होएगा वो जर्मनी में होएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, 16 हुआ था चाइना में और 17 होएगा जर्मनी में, G20 समिट। इंडिया कजाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम है प्रबल दोस्तक। प्रबल दोस्तक है इसका नाम। आपको सभी जो मैंने अभी देशा का आपका नाम बताया, इन सभी का आपको नाम याद रखना है। मिलिट्री एक्सरसाइज किन के बीच में हो रही है? यूएन चार्टर कौन सी लैंग्वेज में अभी इसको रिसेंटली ट्रांसलेट किया गया है? तो इसका आंसर है संस्कृत। संस्कृत के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया है, और इसको जितेंद्र कुमार त्रिपाठी है जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है इसको। ओके, तो आपको जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, जो कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किसने किया है, और लैंग्वेज का अगर पूछते हैं तो संस्कृत इसका आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन है जो कि आपके बन सकते हैं और पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कौन से दिन पर ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपका इसका आंसर है 8 सितंबर। 8 सितंबर के अंदर आपका लिटरेसी डे आता है, जिसकी थीम थी रीडिंग द पास्ट राइटिंग द फ्यूचर, और इसको सेलिब्रेट किया गया था 1966 के अंदर यूनेस्को के अंदर। तो आपको सिर्फ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको डेट है जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपकी 8 सितंबर के अंदर वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। हेडक्वार्टर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो एशियन कंट्रीज है, एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता के अंदर। ओके, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 28 और 29 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट जो हुआ था वो हुआ था अभी वेंटाइन के अंदर। 2016 का कहाँ हुआ? लायोस के अंदर, जो कि साउथ ईस्ट नेशन है एक। ओके, जिसकी कैपिटल है लायोस की वेंटाइन। तो यहाँ पे ये समिट हुआ था अभी 2016 का एशियान का समिट। और इस एशियन ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी करंट चेयरपर्सन है वो है रोड्रिगो डोट्रे, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता के अंदर। तो आपको एक छोटी सी 3 इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है, इसका हेडक्वार्टर, इसके चेयरपर्सन का नाम, और साथ में ये 2016 का समिट कहाँ पे हुआ था। इतना चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडियन यूएस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है युद्ध अभ्यास, जो कि उत्तराखंड के अंदर हुई है रिसेंटली। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसका ध्यान रखना है। और इसकी थीम थी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर पीस। तो ये इस बार इसकी थीम थी। और कितनी तारीख को आता है? 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है इसके यहाँ पे 112 रैंकिंग है, स्पॉट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में अंदर है, आउट ऑफ 159 कंट्रीज। ओके, सार्क समिट वॉज पोस्टपोन रिसेंटली। सार्क समिट होने वाला था 2016 का पाकिस्तान की एक सिटी के अंदर। वो कौन सी सिटी के अंदर पोस्टपोन हुआ है? तो इसका आंसर आपका इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर रखा गया था, क्योंकि भारत के प्रोटेस्ट की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। काफ़ी 5 देशों ने इसको नकार दिया भारत के साथ में।
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कराई गई, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम था वो था शक्ति 2016। ओके, मित्र शक्ति 2016, ये कि इंडिया और श्रीलंका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे गर्ल्स को प्रमोट और एम्पावर करने के लिए इस पर काफ़ी काम किया जाता है। इस बार जो थीम थी वो थी गर्ल प्रोग्रेस व्हाट काउंट्स फॉर गर्ल्स। ये इसकी इस बार थीम थी। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है? यानी कि हंगर यानी कि कितने भूखे रहते हैं वर्ल्ड के अंदर एज कंपेयर टू पॉपुलेशन वाइज। ओके, तो इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग है 97 आउट ऑफ 118 कंट्रीज। द इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, बिहाइंड नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश अमंग कंट्रीज। तो इंडिया की रैंकिंग है 97। आपका आंसर है बी, सीरियस हंगर लेवल पे यहाँ पे काउंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रैवल एंड द टूरिज्म रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विच इज द मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे अनसेफ कंट्री कौन सा है? और इंडिया की रैंकिंग भी अपन इसके अंदर देखेंगे, इंडिया की रैंकिंग भी क्या है। तो आपका आंसर जो है वर्ल्ड का सबसे अनसेफ कंट्री है वैसे नाइजीरिया, और फिनलैंड और कतर, ये दो देश है दुनिया में सबसे सेफ माने जाते हैं। और इसके अंदर भारत की जो रैंकिंग है वो 13 रैंकिंग है, और पाकिस्तान की 4th रैंकिंग है। दुनिया का 4th सबसे अनसेफ कंट्री है पाकिस्तान, और 13th है इंडिया। इंडिया रिपब्लिक डे 2017, यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो यहाँ पे जो चीफ गेस्ट होंगे इस बार वो होंगे अबू धाबी के प्रिंस, क्राउन प्रिंस, जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नायन। ये जो कौन है? ये क्राउन प्रिंस है। ये किसके? अबू धाबी के, UAE के, जो कि इस बार इंडिया आ रहे हैं रिपब्लिक डे 2017 के उपलक्ष्य में, जिनको चीफ गेस्ट बुलाया गया। 2016 के अगर अपन देखें तो कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रांसिस होलैंड। फ्रांसिस होलैंड थे जो कि 2016 के फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। और 17 के मैंने अभी आपको बताया मोहम्मद बिन है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसको कौन से कंट्री ने टॉप किया है? तो इसके अंदर अपन वो टॉप कंट्री वाले भी देखेंगे और इंडिया की रैंकिंग भी देखेंगे। तो जो आपका आंसर है वो तो वैसे है आइसलैंड। आइसलैंड है जिसने इस जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप, इसको टॉप किया है। बाकी हालांकि भारत की जो रैंकिंग है इसके अंदर वो 87 पोजीशन के ऊपर है। हालांकि चाइना की जो है वो 99 है, तो चाइना को इंडिया ने पीछे करा है इस बार। और आइसलैंड है जो कि टॉप पे है। साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो आपको इतना सा और ध्यान रखना है, साथ में इंडिया की रैंकिंग और साथ में कौन से देश ने टॉप किया है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको हर एक रैंकिंग वाली चीज़ के अंदर आपको ध्यान रखना है। दुनिया में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप और प्लास्टिक प्लेट्स को बैन करने वाला कौन सा पहला देश है? तो इसका आपका आंसर है फ्रांस। फ्रांस वो पहला देश है जिसने बैन कर दिया प्लास्टिक कप और प्लेट्स को, जिससे इनको काफ़ी इन्वायरमेंट को फायदा होगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में जो हुई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूर्य किरण। ओके, सूर्य किरण उसका नाम है जो कि यहाँ पे हुई है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम है संप्रीति 2016 टू कमेंस फ्रॉम 5 नवंबर। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वर्ल्ड सुनामी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 5 नवंबर। 5 नवंबर के को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और उसकी जो थीम थी वो थी इफेक्टिव एजुकेशन एंड इवैक्यूएशन ड्रिल्स। इफेक्टिव एजुकेशन एंड इवैक्यूएशन ड्रिल्स, ये इसकी थीम थी। सो फ्रेंड्स, ये सारे इंटरनेशनल सेक्शन था जो कि हमने कवर अप किया। 4 से 5 महीने का जो करंट अफेयर सेक्शन है इसके अंदर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप इसको 1 या 2 बार विजिट कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखते हैं नेशनल की तरफ। विच कमिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल स्कीम? टाइमली इंप्लीमेंटेशन सारी सेंट्रल स्कीम्स की हो उसके लिए कौन सा कमिटी इस्टेब्लिश की गई है? तो आपका यहाँ पे आंसर है दिशा नाम की कमिटी है जो कि फॉर्म करी गई, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको दिशा के नाम से जाना जाता है। सो आपका अगला क्वेश्चन है, 3 इंडियन साइट्स मेक इट टू द वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस बार 3 इंडियन साइट्स है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड करी गई है। पहली है चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और सेकंड है सिक्किम का नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक भी है, माउंट कंचनजुंगा। और साथ में जो तीसरा है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार का। तो इसके अंदर इन तीनों को ऐड ऑन किया गया है और टोटल इंडिया के अंदर 35 साइट्स हो गई है यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। तो आपको ये 3 नाम जो कि मैंने अभी आपको बताया और साथ में टोटल नंबर ऑफ साइट्स इन इंडिया
वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट के अंदर कितनी है। ये दो चीज़ें जो कि आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। कौन सा टीचर एजुकेशन पोर्टल है जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है प्रशिक्षक नाम का जो एक ये टीचर का एजुकेशन पोर्टल है जो कि इसके अंदर लॉन्च किया गया है। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है जो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। ब्रिंग क्वालिटी टीचर्स इनटू द इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम, और ये किस लिए बनाया गया है, क्वालिटी टीचर इंडिया स्कूल सिस्टम के अंदर इनको एड ऑन करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है प्रशिक्षक, जो कि ऐड किया गया है। मिनिमम वेजेस बनाने के लिए पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस इंट्रोड्यूस करने वाला पहला कौन सा स्टेट है, और ये इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने मिनिमम पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए जो मिनिमम वेजेस को परफेक्ट बनाया है और उसको नोटिफिकेशन जारी किया है कि इतना मिनिमम वेजेस होना चाहिए पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए भी। कौन सा पोर्ट है जो कि इंडियन पोर्ट है जो कि जहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है लॉजिस्टिक डेटा बैंक टैगिंग सिस्टम ऑफ कंटेनर्स। तो ये जो विच पोर्ट हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू इंप्लीमेंट लॉजिस्टिक डेटा बैंक टैगिंग सिस्टम ऑफ कंटेनर्स, ये कौन सा इंडियन पोर्ट है, तो इसका आंसर देखेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट है जहाँ पे ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, और ये हेल्प करेगा किसको, इंपोर्टर्स को एंड एक्सपोर्टर्स को ट्रैक देयर गुड्स इन ट्रांजिट। तो बीच के अंदर इनके जो गुड्स हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं उनको टैकल करने में, उनको ट्रैक करने में उनको हेल्प करेगा किसको, इंपोर्टर को और एक्सपोर्टर्स दोनों को। बेंगलुरु टू होस्ट द प्रवासी भारतीय दिवस 2017, तो बेंगलुरु होस्ट करेगा प्रवासी भारतीय दिवस 2017 का। इसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है। यस बैंक ने लॉन्च किया है अपना मोबाइल वॉलेट यस पे, तो यस पे जो कि एंड्रॉयड और आईओएस के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है अगर पूछता है कि कोई जो मोबाइल वॉलेट यस पे कौन से बैंक का है जो कि लॉन्च किया गया है, तो ये किसका है, यस बैंक का है। इरोम शर्मिला इज ए सोशल एक्टिविस्ट, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। शर्मिला जो है, इरोम शर्मिला, ये एक एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जो कि मणिपुर से बिलोंग करती है। तो आपका आंसर यहाँ पे मणिपुर। इन्होंने 16 साल तक का फास्ट रखा है किसके अगेंस्ट, आर्म फोर्सेज एक्ट के अगेंस्ट, जो कि स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं जिसको 1958। ओके, इनको ग्रांट करी गई 10,000 रुपीज़ में बेल, और अभी रिसेंटली सुनने में आई है अपनी एक पार्टी बना रही है और ये इलेक्शन भी 2017 का मणिपुर असेंबली इलेक्शन भी लड़ेगी। कौन सा स्टेट है जिसने क्विट इंडिया 2 मूवमेंट लॉन्च किया था, इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपने 75 क्विट इंडिया मूवमेंट का 75th जो एनिवर्सरी थी, इसके तहत ये मूवमेंट लॉन्च किया गया। किसके लिए, फ्रॉम स्वराज टू सुराज इनिशिएटिव, स्वराज से सुराज इनिशिएटिव के तौर पे इसको किया गया, जिसके अंदर काफ़ी जो बुराइयां हैं सोसाइटी उनको दूर किया जाएगा, जैसे लिटरेसी, फार्मर सुसाइड, वेस्टेज ऑफ वाटर एंड एक्सेट्रा। आकाशवाणी मैत्री चैनल कौन सी लैंग्वेज में रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो आपका इसका आंसर जो होगा ये बंगाली लैंग्वेज के अंदर इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। ओके, कौन सी ऑडियंस के लिए, जो इंडिया और बांग्लादेश की जो ऑडियंस है, बांग्लादेशी जिनको आती है उनके को लिए ये लॉन्च किया गया है आकाशवाणी मैत्री चैनल। सचिन तेंदुलकर ने उस्मानाबाद के अंदर जो सशक्त आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत एक विलेज को अडॉप्ट किया है जिसका जो नाम है वो है डोंजा विलेज। तो डोंजा विलेज इसीलिए फेमस हुआ है क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने इनको इस विलेज को अडॉप्ट किया गया है अंडर द SAGY स्कीम, सशक्त आदर्श ग्राम योजना के तहत। रिसेंटली विच इंडियन स्टेट स्टार्टेड द इनिशिएटिव टू रिक्रूट ट्रांसजेंडर्स एज ए जेल वार्डन्स, तो ट्रांसजेंडर्स को जेल वार्डन के तहत बनाने नौकरी देने वाला कौन सा इंडियन स्टेट है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा है जिसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, ट्रांसजेंडर्स को जेल के वार्डन्स के तौर पे रखा जा रहा है। कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार अप्रूव किया है सीवेज एंड द वाटर वेस्ट वाटर पॉलिसी, ओके, तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान वो पहला स्टेट है जिसने सीवेज एंड वेस्ट वाटर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया है, जिसकी CM है वसुंधरा राजे। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने फर्स्ट स्टेट है जिसने GST को रेक्टिफाई किया है, ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराया है, तो आपका इसका आंसर है आसाम। आसाम वो पहला स्टेट है जिसने रेक्टिफाई कराया है GST को। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट एवर बायो CNG प्लांट इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, बायो CNG प्लांट कौन सी इंडियन सिटी में पहली बार लगाया जा रहा है, तो इसका आंसर है पुणे। पुणे के अंदर इसको लगाया गया है जिसका CNG यानी कंप्रेस नेचुरल गैस फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू वॉज इनॉग्रेटेड इन पुणे महाराष्ट्र। रेलवे ने लॉन्च किया है यात्री मित्र सेवा, यात्रियों के लिए जो यात्री जो हैं उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी अच्छी जर्नी के लिए ये लॉन्च किया गया है ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए। पहला कौन सा भारतीय ऐसा स्टेट है जिसने इंप्लीमेंट किया है पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड वो पहला स्टेट है जिसने PFMS पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है।
पहला ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर जिसने 2 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किया है? तो इसका आपका आंसर है गुजरात। गुजरात है जिसने एलईडी 2 करोड़ उजाला स्कीम के तहत 2 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे हैं, और ये सिर्फ 96 डेज के अंदर। कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है बिजू कन्या रत्ना योजना? बिजू कन्या रत्ना योजना कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? तो आपका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा वो स्टेट है जिसने इसको लॉन्च किया है। और यहाँ पे किस लिए लॉन्च करा जा रहा है ताकि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनका एजुकेशन हो सके और अच्छी उनको अच्छी बेनिफिट्स मिल सके सरकार के द्वारा। TVSN प्रसाद कमेटी कौन सी चीज़ से रिलेटेड है? TVSN प्रसाद, देखिए आप TVSN तो याद नहीं कर पाएंगे, आप प्रसाद से याद कर लीजिए। प्रसाद कमेटी बनाई गई है किसके लिए? पैलेट गन्स के लिए। श्रीनगर के अंदर अभी काफ़ी पैलेट गन यूज़ किया गया जिसके वजह से कई इनोसेंट मारे गए, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और इसको बदलने का फैसला किया गया। अब पॉलीमर की, रबर की और पेपर बुलेट्स हैं जिनकी हेल्प ली जाएगी, ना कि पैलेट गन्स के द्वारा। एशिया की जो सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है वो कौन से स्टेट में ओपन करी गई? तो आपका इसका आंसर है आसाम। सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है पूरे एशिया की जो कि आसाम में लॉन्च करी गई है, और उसकी 55वां टीचर डे है जिसके ऊपर इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। कौन सा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है? जिसका आंसर है मंजुली आइलैंड। ये ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है, ओके, और ये 400 किलोमीटर का स्क्वायर का एक स्क्वायर आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, और एक कल्चरल कैपिटल ऑफ द स्टेट। दिस द आइलैंड विच इज़ द कल्चरल कैपिटल, इसको माना जाता है कल्चरल कैपिटल मंजुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन प्लेन कैटेगरी? देखिए 2 तरह की रैंकिंग है जो कि निकाली गई थी, जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसके तहत। तो पहला तो था प्लेन कैटेगरी और दूसरा था हिल कैटेगरी। ओके, तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा क्लीन डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं, जैसे कि प्लेन के अंदर जो हैं वो हैं आपके सिंधुदुर्ग है, वो सबसे प्लेन कैटेगरी के अंदर सबसे ऊपर है, और साथ में मंडी है जो कि हिल कैटेगरी के अंदर सबसे ऊपर है। तो हिल कैटेगरी के अंदर मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश की एक है ना डिस्ट्रिक्ट है उसको सबसे साफ बताया गया है, और प्लेन कैटेगरी के अंदर सिंधुदुर्ग है जो कि महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है उसको सबसे प्लेन बताया गया है, उसको सबसे क्लीन बताया गया है। तो प्लेन कैटेगरी के अंदर आपका आंसर है सिंधुदुर्ग, और अगर इसकी जगह हिल लिखा हुआ आता तो आपका आंसर हुआ था मंडी। सिक्किम सबसे क्लीन है, झारखंड सबसे वर्स्ट है, ये बताया NSSO जो सैंपल सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, उन्होंने बताया कि सबसे क्लीन जो स्टेट है वो है सिक्किम और सबसे वर्स्ट है झारखंड। कौन सी सिटी है जिसने लॉन्च किया सेल्फी विद टॉयलेट इनिशिएटिव? ओके, ये लुधियाना के अंदर लॉन्च किया गया है, और साहब इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, और ये आपके जो टॉयलेट बनाने वाला जो कैंपेन है उसको सपोर्ट करता है और स्वच्छ भारत अभियान को भी सपोर्ट करता है, बूस्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। बट जो नई रेस कोर्स रोड है दिल्ली के अंदर उसका नया नाम क्या होगा? जहाँ पे PM रहते हैं देश के, रेस कोर्स जो रोड है इसका नाम था, इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है जो कि है लोक कल्याण मार्ग। अब रेस कोर्स रोड नहीं है, उसका नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया है, जो कि आवास है प्राइम मिनिस्टर का अपने देश के। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कौन से स्टेट में इंस्टॉल किया गया है? तो इसका आंसर है आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर है, कुमुदी है, रामनाथापुरम के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है। और साथ में आपका एक और क्वेश्चन था प्रीवियस के अंदर कि बीजेपी जो लॉ मेकर है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने पहले इस रेस कोर्स रोड का नाम एकात्मा मार्ग रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसको बदल के बाद में लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया। और यहाँ पे वाला जो आपका आंसर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट वो तमिलनाडु में लगाया गया है। कौन सा ऐसा पहला विच इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव कार्बन न्यूट्रल स्टेटस? कार्बन न्यूट्रल स्टेटस अचीव करने वाला पहला कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर? तो आपका आंसर है IGI दिल्ली। IGI एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसने एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर कार्बन न्यूट्रल स्टेटस का खिताब जीता है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इंप्लीमेंट किया है पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन केरोसिन? ओके, इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन केरोसिन, तो आपका झारखंड इसका आंसर है जिसने ये सबसे पहले इंप्लीमेंट किया है। वन रैंक वन पेंशन जो स्कीम है इसकी हेड ऑफ कमिटी कौन थे? तो आपका आंसर है YV रेड्डी कमेटी है जो कि वन रैंक वन पेंशन के ऊपर रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? पहला भारत का डिजिटल डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट को माना गया है? तो आपका इसका आंसर है नागपुर। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के CM है, उन्होंने नागपुर को पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बताया है देश का, जहाँ पे 229,000 ग्रामीण पंचायत को भी जो डिजिटल किया गया है।
ये जो अभी ब्रिक का जो ब्रिक समिट हुआ है गोवा के अंदर, ये कौन सा समिट था? तो आपका आंसर है ये 8th समिट था जो कि ब्रिक समिट हुआ है, जो कि कहाँ पे हुआ है? गोवा के अंदर हुआ है। इंडियन फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच सिटी? रेलवे यूनिवर्सिटी पहली बार कौन से राज्य में, सिटी में बनाई जाएगी? तो आपका आंसर है वडोदरा। वडोदरा के अंदर इसको बनाया जाएगा। हरियाणा टू ऑब्जर्व 2017 एज ए गरीब कल्याण वर्ष। तो हरियाणा ऑब्जर्व किया है, ग्रीन कल्याण वर्ष माना है इसको 2017 को, और जिसका अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। इंडियाज फर्स्ट कन्वर्टेबल स्टेडियम इज इन विच सिटी? तो कन्वर्टेबल जो स्टेडियम है वो बनाया गया है, और वो कौन से जगह पे बनाया गया है? तो ये कहाँ पे बनाया गया है? आपके अहमदाबाद में बनाया गया है, जहाँ पे वर्ल्ड कप भी हुआ था। सौर सुजाला योजना वॉज लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट? सौर जो सुजाला योजना है वो कौन से स्टेट से इंप्लीमेंट करी गई थी? तो प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था, और कहाँ से? छत्तीसगढ़ से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट है जिसने कि टॉप किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के अंदर? तो आपका इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट हैं जिन्होंने इसमें टॉप किया है, और गुजरात था जो कि पिछले साल फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर था, और इस साल आपका क्या है? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस कौन से ऑब्जर्व किया जाता है, वो किन की मेमोरी में किया जाता है? तो ये आपका आंसर है लाल बहादुर वल्लभ भाई पटेल, माफी जगह वल्लभ भाई पटेल है, जिनके दिवस के ऊपर, ओके, जिसका कौन से दिवस के ऊपर? 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया स्टार्टअप मेंटरशिप सर्किल? स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इस स्कीम को? तो इसका आपका आंसर है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ओके, इसने इनको प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप्स को ये स्कीम लॉन्च करी है। अब देखते हैं ट्रेड एंड बैंकिंग। अभी अपन ने इंटरनेशनल और नेशनल सेक्शन कवर अप किया, आप देखते हैं ट्रेड एंड बैंकिंग के अंदर से व्हाट इज द न्यू लिमिट ऑफ फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक एक्सचेंज? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिमिट को क्या कर दिया गया है? तो पहले इसकी 5 थी, अब बढ़ा के 15 कर दिया गया है। तो आपका आंसर है 15। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने डेबिट कार्ड लेस इंस्टेंट मनी ट्रांसफर फैसिलिटी लॉन्च करी है? तो इसका आपका आंसर है SBI। SBI है जिसने ये स्कीम लॉन्च करी है। रिसेंटली विच कंपनी इज अक्वायर्ड द ई कॉमर्स कंपनी जबोंग? जबोंग को अक्वायर करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो आपका यहाँ पे आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट है जिसने इसको अक्वायर किया है। फ्लिपकार्ट की जो यूनिट है मंत्रा, उन्होंने इसको अक्वायर किया है जबोंग को। तो फ्लिपकार्ट की जो यूनिट है मंत्रा, और मंत्रा ने किया है जबोंग को। तो आपका आंसर है मंत्रा, जिन्होंने इनको अक्वायर किया है। कौन सा बैंक है जिन्होंने ग्रीन पिन फैसिलिटी की फैसिलिटी लॉन्च करी है? तो इसका आपका आंसर है कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। विच सोशल मीडिया बैंकिंग प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? SBI ने कौन सी सोशल मीडिया बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका इसका आंसर है SBI मिंगल। SBI मिंगल है जो कि इसका नाम है, और यहाँ की जो SBI के जो चेयरपर्सन है अरुंधति भट्टाचार्य है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के नाम इलाइट नाम से प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका भी आंसर आपका SBI है जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। कौन सा बैंक है जिन्होंने ऐप एक बनाया है KBL स्मार्ट नाम से? KBL स्मार्ट नाम से एक ऐप बनाया जो कि गवर्नमेंट, जो कि बैंकिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपका इसका आंसर है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक है जिसने इसको बनाया है, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म के ऊपर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से टाइप किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ऐप किसने लॉन्च करी है। सुंजी योजना हैज बीन लॉन्च फॉर द इरिगेशन पर्पस इन विच स्टेट? तो सौंजी योजना है, ये कौन से स्टेट में लॉन्च करी गई है? और PM नरेंद्र मोदी है जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, और ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ इसको लॉन्च किया गया है, और गांव का विलेज है सैनोडोरा। तो आपका आंसर है गुजरात। कौन सी कमेटी बनाई गई बॉर्डर प्रोटेक्शन को लेकर? तो आपका आंसर है मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता कमेटी है जो कि बनाई गई है इसके ऊपर, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है कि इसको राजनाथ सिंह को, अपने होम मिनिस्टर को, कि अपन कैसे अपना बॉर्डर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और गैप जो है वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं। RBI ने इम्पोज किया पेनल्टी 4 कॉर्पोरेट बैंक के ऊपर, जैसे कि पहला है कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक इंदिरापुर, फिर पचोरा, और फिर हैदराबाद। इन सभी के ऊपर पेनल्टी इम्पोज करी है। कौन सा बैंक है जिसने डिसाइड किया है कि वो अपनी पहली ब्रांच खोलेगा केरला के अंदर? तो आपका आंसर है दोहा बैंक। दोहा बैंक सुनने में बहुत कम आता है, लेकिन इनकी पॉलिसी काफ़ी अच्छी है। इन्होंने इंडिया के अंदर अपनी पहली ब्रांच केरला के अंदर ओपन करने का फैसला किया है। कौन सा पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा टू कर्ब इलीगल कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स? इलीगल कलेक्शन करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो RBI ने लॉन्च किया है सचेत नाम का, जो कर्ब इलीगल कलेक्शन ऑफ
डिपॉजिट्स। तो आपका नाम है यहाँ पे सचेत, सचेत नाम का है पोर्टल है जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया है। आरबीआई ट्रांसफर ₹65,000 करोड़ सरप्लस टू गवर्नमेंट। तो जो अपनी गवर्नमेंट है उन्होंने 65,000 सरप्लस अमाउंट लिया है किससे, आरबीआई से। विच एज बैंक लॉन्च प्रोजेक्ट अनन्या। तो प्रोजेक्ट अनन्या के नाम पे कौन सी ऐसा बैंक है जिसने ये लॉन्च किया है स्कीम। तो आपका आंसर है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक है जो जिन्होंने प्रोजेक्ट अनन्या नाम से इसको अप्रूव किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज जॉइंट हैंड्स विद द कोरिया डेवलपमेंट बैंक फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कौन सा बैंक है जिन्होंने कोरिया डेवलपमेंट बैंक के साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। तो आपका आंसर है एसबीआई। एसबीआई ने हाथ मिलाया कोरिया डेवलपमेंट बैंक के साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आगे ले जाने के लिए। विच बैंक हैज लॉन्च सिंपली सेव एसबीआई कार्ड विद एसबीआई। कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है सेव एसबीआई कार्ड विद एसबीआई। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर है कोची बेस्ड प्राइवेट लैंडिंग सेक्टर बैंक है साउथ इंडियन बैंक। ओके, तो आपका आंसर है बी, साउथ इंडियन बैंक है। इन्होंने हाथ मिलाया है किसके साथ में, एसबीआई कार्ड के साथ में। वन ऑफ द लीडिंग क्रेडिट कार्ड इश्यूअर अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर द कस्टमर्स ऑफ द साउथ इंडियन बैंक। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने फाइन लगाया 35 लाख का, आईआरडीए ने कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके ऊपर 35 लाख रुपीस का फाइन लगाया है। ओके, तो आपका जो आंसर है वो है भारतीय एएक्स है, जनरल इंश्योरेंस है, भारतीय एएक्स है जो कि ये काम जिनके ऊपर फाइन लगाया है, किन्होंने लगाया, आईआरडीए ने लगाया है। सुशील मुनहट वॉज रिसेंटली सैक्ड एज द सीएमडी ऑफ विच बैंक। सुशील जी को सीएमडी कौन से बैंक का बनाया गया है। तो आपका आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इनको सीएमडी बनाया गया है। कौन सा बैंक है जिन्होंने टीम अप किया है बीएचयू के साथ में फॉर बेटर कोर्सेज। तो एक्सिस बैंक है जिन्होंने टाइप किया है। ओके, तो आपका आंसर है एक्सिस बैंक फॉर बैंकिंग कोर्सेज के लिए इन्होंने टाइप किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर टू ऑफर स्पेशलाइज्ड बैंकिंग कोर्सेज। वर्ल्ड बैंक विल इन्वेस्ट नियर बाय 1,000 करोड़ रुपीज इन विच स्टेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इनलैंड वाटरवेज। तो वाटरवेज को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं, वो कौन से स्टेट को दिए हैं। तो आपका आंसर है आसाम है जिसको ये सब मिला है। रिसेंटली विच बैंक है रिसेंटली लॉन्च ए मोबाइल बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन एम वीज़ा लॉन्च करने वाला मोबाइल वॉलेट वाला कौन सा ऐसी कंपनी है। तो आपका आंसर है डीसीबी लॉन्चेस। डीसीबी ये बाहर की कंपनी है और इन्होंने इसको अक्वायर किया है। डीसीबी लॉन्चेस एम वीज़ा मोबाइल बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन। तो आपका आंसर है डीसीबी। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स। सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स बनाने वाला पहला ऐसा कौन सा इंडियन बैंक है। तो आपका आंसर है आईसीसीआई बैंक। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स। विच एज बिकेम फर्स्ट इंडियन ई कॉमर्स कंपनी टू अक्वायर 10 करोड़ कस्टमर्स। 10 करोड़ कस्टमर अक्वायर करने वाली पहली ई कॉमर्स भारतीय कंपनी, उसका नाम है फ्लिपकार्ट। विच इंडियन बैंक हैज रिसेंटली ओपन इट्स ब्रांच इन म्यांमार। इंडियन बैंक है जिन्होंने म्यांमार में अपनी ब्रांच ओपन करी है। तो आप उसका आंसर देख सकते हैं, एसबीआई ने किया है ये काम। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच इन यांगोंग आफ्टर 53 ईयर्स। ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2016। एज ऑफ बिजनेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है। तो यहाँ पे भारत की रैंकिंग थोड़ी इंप्रूव हुई है और 130 पे आ गई है आउट ऑफ 190 कंट्रीज। तो आपको उससे देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर रैंकिंग बढ़ रही है। लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 131 थी, सिर्फ एक ही पोजीशन है जो कि इंडिया ने कैप्चर करी है और न्यूजीलैंड है जिन्होंने इसके ऊपर टॉप किया है एज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर। विच कंपनी हैज अक्वायर्ड अनाउंस टू अक्वायर ट्रैवल पोर्टल गोआईबीबो। तो गोआईबीबो को कौन सी कंपनी ने अक्वायर किया है। तो आपका आंसर है मेक माई ट्रिप है जिन्होंने इसको अक्वायर किया है। सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फिफ्थ जोन ऑफ द एसबीआई इन द नॉर्थ ईस्ट के अंदर फिफ्थ जोन एसबीआई का कौन सा है। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स आपके लिए एग्जाम के अंदर। और आपका जो आंसर है वो है सिलचर है जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कौन सा ऐसा बैंक है, इंडियन बैंक है जिसने इसको यूज़ किया है और कंप्लीट किया है ट्रांजेक्शन के लिए। और इसका आपका आंसर आएगा वो आईसीसीआई बैंक। आईसीसीआई बैंक वो ऐसा बैंक है जो पहला इंडियन लैंडर बैंक है जिसने ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन किया है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। देखिए कई सारे पैरामीटर्स है जो कि आरबीआई जारी करता है, जैसे कि रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और कैश रिजर्व रेशियो। ये सारी की सारी जो आप टर्म्स है, इकोनॉमिक की टर्म्स है और आपको इनको याद करना बहुत जरूरी है कि कितने पॉइंट पे अभी चल रही है राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे हमने पूछा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 6.75। राइट नाउ 6.75 मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है। और इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है जैसे कि रेपो रेट है, रेपो रेट जो इस वक्त है वो 6.25% है और इसको कट करके पहले 6.5 थी, अभी इसको 6.25 किया गया है। इसके अलावा एसएलआर
स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो वो है 20.75, और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75। तो ये 3-4 नंबर है जो भी आपको ध्यान रखना है, जिनमें से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू द IMF व्हाट इज द इंडियाज एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 2016-17 एंड 17-18। ओके, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन के अंदर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है 17 और 18 के अंदर वो कितनी रहेगी, तो इसका आंसर है 7.6 एजम्पशन है जो कि इंडिया की ग्रोथ रहने की पॉसिबिलिटी है। विच बैंक हैड लॉन्च्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर सैलरीड होम लोन बोरोवर्स। तो सैलरीड जो होम लोन बोरोवर्स हैं उसके लिए कौन से बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लॉन्च करी है, तो आपका यहाँ पे भी आंसर ICICI बैंक है, ICICI बैंक है जिसने ये फैसिलिटी करी है, और ये कहाँ तक करी है, 1 करोड़ रुपए तक पर्सनल नीड आपकी पूरी करेंगे ये लोग। Which will be the maximum rate of GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हालांकि अभी रिसेंटली इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, तो उसकी मैक्सिमम रेट कौन सी है। ओके, तो ये 4 रेट आपके सामने, ये चारों जो ऑप्शन है चारों ही रेट है जो कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि 5, 12, 18 और 28। तो 28 आपका आंसर है जो कि मैक्सिमम रेट है GST की। विच कंपनी हैज बीन फाइंड विद द 10,000 करोड़ बाय गवर्नमेंट। कौन सी कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने करोड़ का फाइन लगाया है, तो यहाँ पे आपका आंसर है RIL और साथ में इसके पार्टनर्स, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, ये आपका आंसर हुआ C, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और उसके पार्टनर्स हैं जैसे कि BP और निको, और इन्होंने अपना जो पंपिंग आउट गैस दैट फ्लोट टू बी द कृष्णा गोदावरी रिवर, तो जहाँ पे इनका जो टारगेट था इन्होंने इनको पूरा नहीं किया, उसकी वजह से इनके ऊपर फाइन लगाया गया है। व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट फर्म टू गेट डेबिट रिकास्ट अंडर RBI न्यू स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेच असेट्स S4A। तो इसके अंदर भारतीय कौन सी फर्म है जो कि इसके अंदर डाली गई है, तो आपका यहाँ पे आंसर है SCC बिकेम द फर्स्ट फर्म टू गेट डेबिट रिकास्ट अंडर RBI S4A स्कीम। तो यहाँ पे आपका आंसर है SCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आपका आंसर है यहाँ पे A, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पहली फर्म बन गई है जो कि RBI की नई स्कीम के अंदर आई गई है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट्स के अंदर तागस्ता रो स्वॉन एज एक्टिंग गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो तागस्ता जो रॉय है वो कौन से एक्टिंग गवर्नर कौन से स्टेट के बनाए गए हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के बनाए गए हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं, एक्टिंग बनाए गए हैं। ओके, विच पैनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू टैकल पल्स शॉर्टेज के लिए कौन सा पैनल बनाया गया है ताकि इसकी जो दालों की जो कमी है उसको टैकल कर सकें, तो अरविंद सुब्रमण्यम पैनल बनाया गया है। तो आपका आंसर है C, अरविंद सुब्रमण्यम पैनल बनाया गया है। एक हाई लेवल कमेटी है जो रिव्यू करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए और बोनस फॉर पल्सेज। Who has been appointed as a new executive director of the RBI? RBI के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, तो इसका आंसर आपका सुदर्शन सेन, B आपका आंसर है, सुदर्शन सेन है जो कि इनको बनाया गया है, और ये किसको रिप्लेस करेंगे, NS विश्वनाथन को ये रिप्लेस करेंगे, जिसको बनाया गया है डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI। और जो मैंने अभी आपको नाम बताया विश्वनाथन, ये को और ये पहले क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और अभी इनको बनाया गया है डिप्टी गवर्नर। अजित पटेल तो गवर्नर, साथ में डिप्टी पटेल बनाया गया विश्वनाथन को, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया सुदर्शन सेन को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए MD ऑफ द SBI। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा दिनेश कुमार खारा इज अपॉइंटेड एज ए MD ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियन डेवलपमेंट ADB। ओके, ADB का वापस से प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, तो इसका आंसर है ताकीहिको नकायो को वापस से इसका प्रेसिडेंट बनाया गया, री-इलेक्ट किया गया उनको सेकंड टर्म के तौर पे। ओके, पहले उनको बनाया गया था 2013 में, और इस बार वापस से 16 में बनाया गया है। विच कमिटी इज फॉर्म फॉर एक्सप्लोरिंग पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू पैलेट गन्स जो कि कश्मीर में लेके जिनको काफ़ी वहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है, उसको एक्सप्लोर, उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, तो मैंने आपको पहले बताया था इसका आंसर TVSN प्रसाद कमेटी है जो कि बनाई गई है। तो इन्होंने क्या इसको रिव्यू के में क्या बताया कि रबर की और पेपर गन यूज करने के लिए इन्होंने बोला है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट RBI गवर्नर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अजित पटेल है जिनको बनाया गया, पहले थे रघुरामन राजन थे, और जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने रिटायरमेंट ले लिया था। ओके, अपने टर्म एंड होने से पहले ही ले लिया था, और ये 24वें गवर्नर है, 24th RBI गवर्नर है। ओके, इसके साथ में वन ऑफ द RBI 4 डिप्टी गवर्नर्स बनाए गए, इससे पहले डिप्टी गवर्नर भी थे ये, और इनको वापस से रीअपॉइंट किया गया अभी एज ए गवर्नर ऑफ द RBI। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए कमांडेंट एंड द ब्रांड एम्बेसडर इन द CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो भारत की उसके ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो आपका यहाँ पे आंसर है PV सिंधु, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक के अंदर, और पहली वुमेन बनी जो कि वहां तक पहुंची है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पैनल टू एग्जामिन मर्जर ऑफ बजट्स। अभी रिसेंटली सुना होगा आपने कि बजट से उनको मर्जर किया गया है, रेलवे बजट को भी एड ऑन किया गया है उसके अंदर, तो बाकी नॉर्मल बजट के अंदर। तो इसको पैनल कौन सा हेड कौन सा बनाया गया इस पार्लियामेंट्री पैनल का, तो वीरप्पा मोइली बनाया गया इनका हेड। तो आपका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ यूएन गुडविल एम्बेसडर। यूएन के जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर नादिया मुरिद है, जो कि सर्वाइव करी, एक यहूदी वुमेन है जो सर्वाइव करी थी ISIS से, ट्रैफिकिंग और गैंग रेप के बाद में भी उन्होंने सर्वाइव किया, तो और वो एक नॉमिनी भी थी नोबेल प्राइज़ के लिए इस साल के लिए, और उनको बनाया गया है यूएन का गुडविल एम्बेसडर फॉर द डिग्निटी ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ यूएन गुडविल एम्बेसडर। जो 4 ऑप्शन है इनके अंदर से यूएन गुडविल एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो ऐश्वर्या आर धनुष जो कि वाइफ है धनुष की, तो उनको ये बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है यूएन गुडविल एम्बेसडर, और साथ में डॉटर भी है रजनीकांत की। साक्षी मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रेसलिंग डायरेक्टर ऑफ विच यूनिवर्सिटी। साक्षी मलिक जो कि रेसलर है, उनको अभी रिसेंटली बनाया गया है, एक रेसलिंग डायरेक्टर बनाया गया है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी का बनाया गया है, तो इसका आंसर है रोहतक यूनिवर्सिटी। रोहतक ये हरियाणा की है, और उनको हरियाणा की जो रोहतक यूनिवर्सिटी है इसका रेसलिंग डायरेक्टर इनको बनाया गया है, जिसको यूनिवर्सिटी का नाम है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ओके, ये कहाँ पर है, रोहतक में है। IAS ऑफिसर, एक्स IAS ऑफिसर सत्यनारायण अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम UIDAI चीफ। तो सत्यनारायण जी जो है IAS ऑफिसर है एक्स, इनको बनाया गया है पार्ट टाइम UIDAI चीफ। UIDAI क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जो कि आधार नंबर इशू करती है, उसके इनको पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज स्वच्छ भारत अभियान मैस्कॉट। स्वच्छ भारत अभियान के मैस्कॉट किनको बनाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 105 साल की जो ओल्ड है कुंवर बाई, इनको मैस्कॉट बनाया गया है, जिन्होंने काफ़ी अपनी गोट और बाकी सब चीज़ें बेच के टॉयलेट बनाया था घर के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के लिए, तो इनको बनाया गया है एम्बेसडर, और मैस्कॉट बोलेंगे अपन इसको, एम्बेसडर नहीं बोलेंगे, स्वच्छ भारत अभियान की मैस्कॉट। हु हैज़ बीन टेकन एडिशनल चार्ज एज LIC चेयरपर्सन। LIC चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज किनको सौंपा गया है, ये है VK शर्मा। डी आपका आंसर है, जिनको एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। कौन से बैंक के विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका आंसर है PNB बैंक है, जिनके ये अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। और PNB इनका जो ओकेजन है, इन्होंने कोहली ने क्या कहा है, PNB इज ए मेरा अपना बैंक। ओके, इन्होंने कहा है PNB इज ए मेरा अपना बैंक, एज ही हैज बीन एज अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक सिंस द एज ऑफ 16 ईयर। तो 16 साल से PNB की सेवाएं यूज कर रहे हैं, और अभी ये बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू वर्ल्ड बैंक हेड इन इंडिया। वर्ल्ड बैंक हेड इंडिया में कौन बनाया गया है, इंडियन हेड, तो आपका यहाँ पे आंसर है बांग्लादेशी जुनैद अहमद है, जिनको इनका हेड बनाया गया है, न्यू वर्ल्ड बैंक हेड इन इंडिया बनाया गया है, तो जुनैद अहमद जो कि बांग्लादेश से हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेलेक्टर ऑफ द BCCI सिलेक्शन पैनल। BCCI सिलेक्शन पैनल के चीफ सेलेक्टर किनको बनाया गया है, तो यहाँ पे MSK प्रसाद हैं, जिनको चीफ सेलेक्टर बनाया गया है, तो आपका आंसर है MSK प्रसाद। पहले यहाँ पे संदीप पाटिल हुआ करते थे, संदीप पाटिल को रिप्लेस किया है और अब बने प्रसाद। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एनवॉय टू US। इंडियाज के जो न्यू एनवॉय है US के, उनको किनको बनाया गया है, तो नवतेज सरना है, जिनको ये उपाधि दी गई है, इनको ये पोजीशन दी गई है, उपाधि नहीं बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे। ओके, जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। नवतेज सरना इज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एनवॉय टू US। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रतन टाटा रिप्लेसेस साइरस मिस्त्री एज टाटा सन चेयरपर्सन। अभी काफ़ी सारे इश्यूज हुए हैं रतन टाटा के बीच में और साइरस मिस्त्री के बीच में, जो कि अभी चेयरपर्सन थे टाटा सन्स के, लेकिन अभी उसको रिप्लेस करके रतन टाटा को वापस से चेयरपर्सन बनाया गया है। और ये सबसे बड़ी बिगेस्ट अनइवन कॉर्पोरेट सेक्टर की है, सबसे बिगेस्ट लड़ाई कही जा रही है कॉर्पोरेट सेक्टर की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सुनील चंद्रा हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर है B। सुनील चंद्रा हैं, जिनको अपॉइंट किया गया CBDT के वापस से, और ये IRS ऑफिसर हैं, जो कि इनको ये पोजीशन दी गई है। एंटोनियो गुटेरेस हु विल बी नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी इज फ्रॉम विच कंट्री। पहले बैंकिंग मून हुआ करते थे जनरल सेक्रेटरी, और अभी बनाया गया है एंटोनियो को, तो ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका आंसर है पोर्चुगल, D। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छ रेल मिशन। स्वच्छ रेल मिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं, जिनको ये बनाया गया है और उनको एम्बेसडर बनाया गया है, तो आपका आंसर है C। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अपॉइंटेड पद्म भूषण अवार्ड से ये नवाजे जा चुके हैं, और ये फाउंडर है किसके, सुलभ इंटरनेशनल एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छ रेल मिशन, उसके ये फाउंडर हैं।
लोथक लेक कौन से स्टेट के अंदर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोथक लेक आप क्या कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है। तो आपका आंसर है सी, मणिपुर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्विट्जरलैंड टूरिज्म? स्विट्जरलैंड टूरिज्म के लिए इंडियन ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है? तो आपका आंसर है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह है जिनको ये अपॉइंट किया गया है। आप देखेंगे अवार्ड्स। हु हैज बीन अवार्डेड एज अ बेस्ट बैंकिंग सीईओ ऑफ एशिया? एशिया के बेस्ट बैंकिंग सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर किनको अवार्ड दिया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के जो आदित्य पुरी है उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपका आंसर है ए। तो अरुंधति भट्टाचार्य से में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उनको ये अवार्ड इस बार नहीं मिला है और ये मिला है इस बार आदित्य पुरी को। Who has been awarded with the व्यास सम्मान 2015 अवार्ड? व्यास सम्मान का अवार्ड 2016 में दिया गया 15 का, और यहाँ पे हिंदी ऑथर जो सुनीता जैन है उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपका आंसर हो जाता है सी, सुनीता जैन। उनकी पोइट्री है क्षमा, उनके तौर पे पोइट्री कलेक्शन है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। Who has been awarded with the सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2015? तो पद्मा सचदेव है जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। ये सारे जो अवार्ड्स है, ऑनर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको सबके याद रखने हैं। तो और इस वाले सेक्शन में हम ये सब कवर अप करेंगे। और मैंने भी आपको बताया पद्मा सचदेव है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और उनकी ऑटोबायोग्राफी है कौन सी? चित चेते, डोगरी लैंग्वेज में लिखा गया है, और इनके लिए अवार्ड इनको दिया गया है। और सरस्वती सम्मान कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इन इंडिया। ओके। Who has been awarded with the 29 मूर्ति देवी अवार्ड? मूर्ति देवी अवार्ड किनको दिया गया है? तेलुगु राइटर है उनको दिया गया है, जो कि नाम है कालाकालूरी इनोच। डी आपका आंसर है। उनको ये अवार्ड दिया गया है, और उनके नॉवेल है अनंता जीवनम, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। विच इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी एट द 89th एकेडमी अवार्ड? तो ऑस्कर के लिए फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री किसको है? तो जो मूवी का नाम है वो है विसा रायनी। बी आपका आंसर है, विसा रायनी है जो कि ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से। ये एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसको 89th एकेडमी अवार्ड के लिए लिया गया है। विच बैंक हैज बीन गॉट बेस्ट प्राइज अंडर द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार अवार्ड फॉर द ईयर 15 and 16? तो आपका आंसर है विजया बैंक। विजया बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंगलोर के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर। तो विजया बैंक को इसका अवार्ड दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट साक्षर भारत अवार्ड 2016? तो साक्षर भारत अवार्ड कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये दिया गया है? तो आपका आंसर है सोनितपुर। जो आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है उसको ये अवार्ड इस बार दिया गया है, सोनितपुर को साक्षर भारत अवार्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एसबी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब मेंबरशिप? मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब मेंबरशिप इंग्लैंड के क्लब की एक मेंबरशिप है। ओके, ये कोई मेलबर्न नहीं, ये मार्लेबोर्न है। तो यहाँ पे आपको अंजुम चोपड़ा आपका आंसर है। अंजुम चोपड़ा पहली भारतीय क्रिकेटर है जिनको इनकी मेंबरशिप दी गई है। विच फिल्म हैज गॉट बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फर्स्ट ब्रिक फिल्म फेस्टिवल? पहला जो ब्रिक फेस्टिवल हुआ है, पहला ब्रिक फिल्म फेस्टिवल, उसका बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो तीथी मूवी है उसको ये अवार्ड दिया गया है। ये कन्नड़ मूवी है। ओके, रामा रेड्डी के द्वारा बनाई गई हुई मूवी है जिनको ये अवार्ड मिला है। विच बैंक कैन रिसेंटली कन्फर्ड विद द डून एंड ब्रैडशीट बैंकिंग अवार्ड 2016? तो डून एंड ब्रैडशीट बैंकिंग अवार्ड 2016 का कौन से बैंक को मिला है? तो आप यहाँ पे आपका आंसर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और बैंकिंग सेक्टर का अवार्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन पंखोर डायलॉग अवार्ड इन मलेशिया? तो पंखनोर डायलॉग अवार्ड मलेशिया के अंदर किनको दिया गया है? तो टी आर जेलिंग ये अवार्ड है जो कि टी आर जेलिंग को दिया गया है। ये टी आर जेलिंग रिसीव्स पंखोर डायलॉग अवार्ड इन मलेशिया। ये कौन है? नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है जेलिंग, उनको ये अवार्ड दिया गया है। किस लिए? इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन और प्रमोशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्स शक्रो प्राइज किनको दिया गया है? इसका न्यूज़ देखेंगे। इसका नादिया मुरीद एंड द लामिया अजी बस्कर को ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो कौन ये अवार्ड देता है, आपका हालांकि ये क्वेश्चन ये वाला है कि अवार्ड कौन देता है। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर है यूरोपियन पार्लियामेंट है जो कि अवार्ड देती है। यूरोपियन पार्लियामेंट है जो कि अवार्ड देती है। शाक्रो प्राइज इस बार 2 लोगों को दिया गया। नारिया मुरीद जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक यहूदी एक फीमेल है जो कि ट्रैफिकिंग से बची थी, और साथ में ये नाम भी वही है, लामिया अजी बशकर। ये दोनों ही ISIS से बची थी अपने आप को बचा के, और इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स है कहाँ का? यूरोप का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्णन को कौन से अवार्ड के लिए
सेलेक्ट करा गया है, तो ये है मातृभूमि लिटरेसी अवार्ड। ओके, एमिनेंट राइटर है सी राधाकृष्णन, उनको ये मातृभूमि लिटरेसी अवार्ड के लिए नवाजा गया है। किसके अंदर? लिटरेचर के अंदर। विच बैंक है रिसेंटली गॉट स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द MSME लैंडिंग? MSME लैंडिंग के लिए कौन से बैंक को रिसेंटली स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ये अवार्ड इन्होंने हासिल किया है फॉर एक्सीलेंस इन द MSME लैंडिंग। जून मैलियो सैंटोस who has won the 2016 नोबेल पीस प्राइज इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन से देश के ये प्रेसिडेंट है? तो आपका यहाँ पे आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया देश के ये प्रेसिडेंट है जिनको ये अवार्ड दिया गया नोबेल पीस प्राइज 2016 का, जिनका नाम है सैंटोस। What is the other name used for the इकोनॉमिक नोबेल प्राइज? इकोनॉमिक नोबेल प्राइज का अनदर नेम क्या है? तो आपका आंसर है रेवेसग्रीज रिसबेक प्राइज। रेवेसग्रीज रिसबेक प्राइज है जो कि इनका अनदर नेम है। ओके, और ये अल्फ्रेड नोबेल के इकोनॉमिक्स इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के तौर पे इनके मेमोरी में दिया गया था और स्टैब्लिश किया गया 1968 के अंदर। ओके, और ब्रिटिश बॉन्ड इस बार जो है ऑलिवर हार्ट और फिनलैंड बॉन्ड होल्स्ट्रॉम, इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है इकोनॉमिक्स का। किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए। Who has won 2016 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? बॉब डिलन, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है, लिरिसिस्ट है और एक्टिविस्ट है, उनको ये अवार्ड दिया गया। कई दिनों तक इन्होंने ये अवार्ड नहीं लिया, इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, उसको लेकर इनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। फाइनली कुछ टाइम बाद में इन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट कर लिया और अपने रिव्यू दिए नोबेल प्राइज को लेके। तो आपका आंसर है बॉब डिलन, बी आपका आंसर है। Recently, who has been conferred with a prestigious award by the Ugandan government for promoting Indian human values through its literature? तो आपका आंसर है रमेश पोखरियाल निशांक को यह अवार्ड दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशांक, आपका डी आपका आंसर है। ये युगांडा गवर्नमेंट ने इनको दिया है और ये कौन है? फॉर्मर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे रमेश निशांक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन मैन बुकर प्राइज 2016? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जाता है यूएस के ऑथर है पॉल बीटी, उनको ये अवार्ड जाता है पॉल बीटी, बी आपका आंसर है। और किस लिए दिया गया इनको? ये नोवेल थी इनके द सेल आउट के लिए अवार्ड दिया गया है और ही बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टू विन दिस प्रेस्टिजियस प्राइज। विच डैम हैज बीन चोजन फॉर द वर्ल्ड बैंक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस? तो वर्ल्ड बैंक अवार्ड के लिए कौन सा डैम चुना गया है? अल्माटी डैम को चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, ये पूछ सकते हैं ये डैम कहाँ पर है। तो ये है आपका कर्नाटका के अंदर। ओके, लार्जेस्ट रिजर्वर है ये कर्नाटका के अंदर और इसको चूज किया गया है वर्ल्ड बैंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर रेनोवेशन टू एनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द डैम। विच हैज बीन ऑनर्ड एज ए क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस? क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस के लिए रानी की वाव बैग को ये अवार्ड दिया गया है, रानी की वाव जो कि गुजरात के अंदर है। ओके, 900 साल पुरानी हेरिटेज साइट है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। इसको ये अवार्ड क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस के तौर पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट प्राइज एट द स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल? तो इसका आंसर है मुर्गा नाम की मूवी है जो कि बेस्ट प्राइज जिन्होंने जीता है स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन नोबेल प्राइज 2016 इन मेडिसिन? मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज किनको मिला है? तो जापान के ओसोमी है जिनको ये अवार्ड मिला है, योशिनोरी ओसोमी है जापान का जिनको ये अवार्ड मिला गया है। फॉर द ऑटोफैगी, जो कि कुछ है ना सेल्स है जो खुद को ही ईट कर लेते हैं, उनके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है और ये पार्किंसन डिजीज के अंदर और डायबिटीज़ के अंदर बहुत काम आएंगे, तो आपको इतना ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विनर ऑफ द 2016 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स? फिजिक्स के जो नोबेल प्राइज इनमें से किनको नहीं मिले हैं? ओके, तो यहाँ पे जो 3 लोगों को मिले हैं वो है डेविड, साथ में डंकन एंड द माइकल। डेविड को मिला है, डंकन को मिला है और माइकल को मिला है, योशिनोरी को नहीं मिला है। तो आपका आंसर है ओसोमी। अभी मैंने आपको बताया ओसोमी को किसका मिला है? मेडिसिन का मिला है। Which of the following is not a winner of the 2016 Nobel Prize for Chemistry? केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज किनको नहीं मिला है? तो 3 लोगों को जो मिला है उनका नाम है फ्रेशर, साथ में डच बर्नार्ड और साथ में आखिरी नाम फेरिंगा। जैन पेरी, तीसरा नाम है जैन पेरी। तो यहाँ पे जिनको नहीं मिला है वो है डेविड को नहीं मिला है। तो डेविड को जो मिला है वो मिला है किसके लिए? फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री में मिला है जीन को, फ्रेजर को और बर्नार्ड को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज कन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रिसेंटली? तो इसका आंसर है काठमांडू यूनिवर्सिटी कॉन्फर्स ऑनररी डॉक्टरेट ऑन प्रणब मुखर्जी। तो आपका आंसर हुआ यहाँ पे काठमांडू यूनिवर्सिटी, डी आपका आंसर हुआ। अब देखेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। हु हैज वॉन मैन सिंगल्स टाइटल ऑफ 2016 विंबलडन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका एंडी मुरे, जो कि कहाँ से? ब्रिटिश, जो कि इंग्लैंड से हैं, जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ब्रिटिश एंडी मुरे क्लिंच द सेकंड विंबलडन टाइटल एंड थर्ड ग्रैंड स्लैम। और इन्होंने किसको हराया है? डिफीटेड द मिलोस रॉनिक।
रॉनिक कॉनराड। हालांकि आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एंडी मुरे ही आपके लिए बहुत है पेपर के लिए। पीवी सिंधु क्रिएट्स हिस्ट्री, विन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स। सभी को पता है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और इनको किसने हराया है? वर्ल्ड की जो 10th रैंकिंग है, लॉस टू स्पेन, कैरोलिना ने इनको हराया है। विच टीम हैज वॉन प्रो कबड्डी सेशन 4? तो प्रो कबड्डी सेशन 4 के विनर कौन है? तो पटना पायरेट्स है जो कि विनर है। पटना पायरेट्स लिफ्ट ट्रॉफी फॉर द सेकंड टाइम। साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और रियो ओलंपिक में वो कौन सी कैटेगरी में जीता था? तो जो उन्होंने जीता था वो जीता था 58 वेट कैटेगरी के अंदर, 58 kg कैटेगरी के अंदर उन्होंने ये जीता था। और ये साथ में कौन सी वुमेन है? 4th इंडियन वुमेन है टू हैव एवर वॉन एन ओलंपिक मेडल। रियो पैरा ओलंपिक्स 2016 कंक्लूडेड। पैरा ओलंपिक के बारे में आपको जानना कुछ ज़रूरी है। जो माराकाना स्टेडियम है, जो कि जहाँ पे ओलंपिक हुआ था, वहीं पे पैरा ओलंपिक की सेरेमनी हुई है। माराकाना स्टेडियम जो कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा और सबसे भव्य स्टेडियम है, वहाँ पे डिनो डिनेज एरिया के अंदर। और थीम थी बायोडाइवर्सिटी आर इंस्पिरेशन। यहाँ पे 528 मेडल रखे गए 22 स्पोर्ट्स के अंदर। पार्टिसिपेंट थे 159 कंट्रीज़ के। चाइना ने डोमिनेट किया रियो पैरा ओलंपिक गेम्स with 239 medals, followed by the Britain, Ukraine and the United States. On the occasion यहाँ ट्रिब्यूट दिया गया साइकिलिस्ट को, भाईमेन को, जो कि इनकी डेथ हो गई थी। और इंडिया ने फिनिश किया 43 पोजीशन के ऊपर। बेस्ट एवर टैली फॉर 4 मेडल जीते इंडिया ने, 2 तो गोल्ड, साथ में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन अ गोल्ड मेडल इन द मैन हाई जंप T42 इवेंट इन द रियो पैरा ओलंपिक्स? गोल्ड मेडल पैरा हाई जंप के अंदर इंडिया की तरफ से रियो पैरा ओलंपिक में किन्होंने जीता है? तो आपका आंसर है मरियप्पन थेंगवैलू, इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता, कौन से इवेंट में जीता? ये आपका क्वेश्चन है। और इन्होंने जो जीता है वो कौन से इवेंट में जीता है? शॉर्ट पुट के अंदर जीता है। तो आपका आंसर है सी, शॉर्ट पुट का इवेंट होता है F53, उसके अंदर इन्होंने ये जीता है। विच टीम हैज वॉन डूरन कप 2016? डूरन कप कौन सी टीम ने जीता है? तो ये आर्मी ग्रीन ने जीता है। ओके, प्रेस्टीजियस फुटबॉल क्लब, फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये, और यहाँ पे आर्मी ग्रीन ने इस बार ये टूर्नामेंट जीता है। हु इज द ओनली इंडियन टू विन 2 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? 2 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन से इकलौते भारतीय हैं? वो है देवेंद्र झाझरिया, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मैन के जॉयलिन थ्रो के अंदर T46 में रियो ओलंपिक के अंदर यह अवार्ड जीता है। और 2014 के अंदर 2004 में एथेंस में भी उन्होंने यह अवार्ड जीता था। कौन सी टीम है जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी 2016 का अवार्ड जीता? इंडिया ब्लू, जो इन्होंने गौतम गंभीर इनके कैप्टन थे। इन्होंने युवराज की टीम को हराया। ओके, विच टीम हैज वॉन अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2016? इंडिया ने बांग्लादेश को हराया और जीता अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। तो आपका आंसर है इंडिया। इंडिया लिफ्ट एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। इंडिया ने एशियन जो अंडर 18 के साथ में जो मेजर जो सीनियर ग्रुप है उसके अंदर भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। कोलालमपुर के अंदर ये हुआ था और पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था। विच टीम हैज वॉन इनॉग्रल ब्रिक अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट? अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था 5 देशों का। इसके अंदर ब्राज़ील ने फर्स्ट प्राइज जीता है। उसके बाद में ब्राज़ील ने किसको हराया? इसके अंदर ब्राज़ील ने साउथ अफ्रीका को हराया और इंडिया इसके अंदर लास्ट पोजीशन पर रहा। विच टीम हैज वॉन 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप? इंडिया ने कबड्डी वर्ल्ड कप वापस से जीत लिया है और फाइनल में ईरान को हराया। ईरान को पहले भी 2 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में इंडिया हरा चुका है और एशिया कप में भी हरा चुका है। अजय ठाकुर थे जो स्टार परफॉर्मर थे फाइनल के अंदर। नॉर्थ कोरिया ने जीता फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। विच टीम हैज वॉन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी? ओके, कौन सी टीम है जिन्होंने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में जीता है? तो इंडिया ने यहाँ पे भी पाकिस्तान को हराया और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती। विच टीम हैज वॉन एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप? और यहाँ पे भी इंडिया ने चाइना को हराया और जीता यहाँ पे वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपका आंसर है यहाँ पे भी इंडिया। अब देखेंगे डेथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिको पॉल डाइड रिसेंटली, वाज अ चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट के, इंडियन स्टेट के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ये? तो आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने सुसाइड किया और काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी जो कि पेपर में काफ़ी हाईलाइट हुई थी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है आपके। सुब्रता बनर्जी डाइड रिसेंटली, हु ही वॉज? तो सुब्रता बनर्जी जो है उनकी डेथ हुई है रिसेंटली। तो ये कौन थे? ये एक इंटरनेशनल एम्पायर थे जिन्होंने कहा 13 ODI क्रिकेट मैचेस के लिए इंटरनेशनल एम्पायर थे, ये क्रिकेट एम्पायर थे जो कि आपको ध्यान रखना है। लेजेंडरी बैट्समैन हनीफ मोहम्मद डाइज एट 81। तो पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन थे हनीफ मोहम्मद। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हनीफ मोहम्मद कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो आपका आंसर है पाकिस्तान।
कार्लोस अल्बर्टो पास्ट अवे रिसेंटली, वॉज द फुटबॉलर फ्रॉम विच कंट्री? कार्लोस कौन से कंट्री के फेमस फुटबॉलर थे? तो ये ब्राज़ील के थे, और आपका आंसर यहाँ पे ब्राज़ील, और 1970 के वर्ल्ड कप के हीरो भी थे, तो इसीलिए ये नाम बड़ा है और पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। कीगेली वी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द किंग ऑफ विच कंट्री? तो रवाडा एक कंट्री है, उसके ये किंग थे, तो आपका आंसर है रवाडा। साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल आइकॉन मेवा रामगोविंद पास अवे, तो साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल के जो आइकॉन थे मेवा रामगोविंद, वो उनकी रिसेंटली डेथ हुई है केप टाउन के अंदर, और रामगोविंद वॉज मैरिड टू ईला गांधी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड महात्मा गांधी ग्रैंड डॉटर। तो महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर के जो हस्बैंड थे उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम था और आपको ध्यान रखना है। शेख खलीफा बिन अहमद अल तानी पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन थे? कतर के थे ये, तो आपका आंसर है कतर। लेजेंडरी कश्मीरी सिंगर राज बेगम डाइज, लेजेंडरी कश्मीरी सिंगर थी राज बेगम, उनकी श्रीनगर में रिसेंटली डेथ हुई है, और इनको नाइटिंगेल कहा जाता है श्रीनगर की, इसलिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, राज बेगम, और इनको पद्मश्री भी दिया गया था, और जम्मू एंड कश्मीर के बहुत बड़ा नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूमि बोल अदली आदेश पास अवे रिसेंटली, ही वॉज अ किंग ऑफ विच कंट्री? कौन से देश के ये किंग थे? तो आपका यहाँ पे आंसर है आपका थाईलैंड के ये किंग थे, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, 70 साल के थे ये, एंड ही वॉज सीन एज अ एस्टैब्लिशिंग फिगर इन द कंट्री हिट बाय द साइकिल्स ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोल एंड द मल्टीपल कॉप्स। तो आपका आंसर यहाँ पे थाईलैंड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित मंगत राम पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे फॉर्मर, और इनका नाम है पंडित मंगत राम। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? तो आपका आंसर यहाँ पे JNK थे, यहाँ से ये बिलोंग करते थे। अभी रिसेंटली इनकी जम्मू में डेथ हुई है, और 6 टाइम स्टेट लेजिस्लेशन और साथ में ये लोकसभा के भी मेंबर रह चुके हैं। म्यूजिशियन पंडित अमरादेवा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन रही है, अमरादेवी पास्ड अवे, तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आप यहाँ पे आपका आंसर होगा श्रीलंका के म्यूजिक लेजेंड है पंडित अमरादेवा, वो उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो आपका आंसर है यहाँ पे सी, श्रीलंका, एंड ही वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ मैनी इंटरनेशनल ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्मश्री फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द म्यूजिक। इजराइल फॉर्मर प्रेसिडेंट शिमो पेरेस पास अवे, तो और इजराइल के एक्स प्रेसिडेंट और साथ में नोबेल पीस प्राइज विनर भी है शिमोन पेरेस डाइज। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना आपके लिए। 1994 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर रोल इन द नेगोशिएटिंग द ओस्लो अकॉर्ड्स। अर्नोल्ड पाल्मर डाइड रिसेंटली, वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये यूएस के गोल्फर हैं और लेजेंड रहे गोल्फर के, तो ये इनका नाम है अर्नोल्ड। तो आपका आंसर है यहाँ पे गोल्फ, और ये काफ़ी बड़े प्लेयर हैं गोल्फ के, और यहाँ पे डेथ के बाद में भी काफ़ी न्यूज़ में थे। उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट इस्लाम कारिमोव डाइज एट 78, तो उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इस्लाम कारिमोव, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, और आफ्टर सफरिंग ए स्ट्रोक ही वॉज सॉ हिमसेल्फ एज अ प्रोटेस्टर ऑफ हिज सेंट्रल एशियन नेशन अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ द मिलिटेंट इस्लाम। टू हिज क्रिटिक्स ही वॉज अ ब्रूटल डिक्टेटर हु यूज्ड टॉर्चर टू स्टे इन द पावर। सो ये भी आपको नाम है, जो कि वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज फार एज न्यूज़ इज कंसर्न आप इसको देख सकते हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट क्रिकेटर लिंडसे टकेट पास अवे, तो वर्ल्ड के जो सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेटर हैं उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, जिनका नाम है लिंडसे, और 97 की एज में इनकी डेथ हुई है। ये साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट मैचेस के अंदर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट ऑथर्ड बाय द दोवोरी सुब्रारो, तो ये एक टाइटल था जिसका नाम है हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट ऑथर्ड बाय द दुवोरी सुब्बा राव, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो फॉर्मर गवर्नर थे सुब्बा राव, ओके, डी सुब्बा राव। काफ़ी सारे नोट्स में आपने इनका सिग्नेचर देखा होगा, नाम देखा होगा, और काफ़ी टाइम तक ये RBI गवर्नर रहे हैं, और इन्होंने ये बुक निकाली है, उसका नाम है हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, तो इसके टाइटल जो ये बुक का जो नाम है हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, इसके ऑथर कौन है? तो ये बहुत ही फेमस बुक है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। J.K. रोलिंग की ये बुक है, और 8th एडिशन है हैरी पॉटर सीरीज़ का ये, और यहाँ पे अलॉन्ग विद द जैक थ्रॉन एंड द जॉन टिफनी, तो जैक थ्रॉन और जॉन टिफनी के साथ में इन्होंने मिलकर लिखी है, तो आपका आंसर है J.K. रोलिंग। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक टाइटल R.D. बर्मेनिया के नाम से जो टाइटल की बुक है, ये किसने लिखी है? तो ये आपका आंसर है चैतन्य पादुकोण है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। लेजेंडरी म्यूजिशियन है R.D. बर्मन, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। इसके अंदर इनके बड़े बड़े सॉन्ग्स और काफ़ी फेमस सॉन्ग्स के बारे में बताया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्रासरूट इनोवेशन किसने लिखी है? और इसके जो आपका आंसर है
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपका आंसर है। वो प्रोफेसर, एक प्रोफेसर है अनिल के गुप्ता IIM अहमदाबाद के, उन्होंने ये बुक लिखी है ग्रास रूट इनोवेशन। तो आपका आंसर है ए, अनिल के गुप्ता। उत्तराखंड गवर्नर रिलीजेस बुक बाय द ऑथर नागराथ। तो उत्तराखंड गवर्नर है, उन्होंने बुक रिलीज करी है कौन सा ऑथर की? नागराथ की, जिसका बुक का नाम है शांति की तलाश में जिंदगी। हिंदी में इन्होंने इसको लिखा है। तो इसका राइटर का नाम है राधिका नागराथ ने ये किताब लिखी है, शांति की तलाश में जिंदगी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इनटू द हिडन वैली। इनटू द हिडन वैली जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी फ्रेंड्स ये कि ये स्टुअर्ट ब्लैकबर्न है। इन्होंने एक अवार्ड जीता है, बहुत ही फेमस अवार्ड है, MM बर्नेट अवार्ड। ओके, इन्होंने एक अपातानी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, उसके बारे में लिखा था और इन्होंने एक अवार्ड जीता साथ में, MM बर्नेट अवार्ड फॉर हिस्टोरिकल फिक्शन 2016 इन द UK। ओके, और इन्हीं की ये किताब है इनटू द हिडन वैली। तो अभी आपका आंसर है स्टुअर्ट ब्लैकबर्न, और साथ में ये अवार्ड भी जीता है जो आपको ध्यान रखना है, MM अवार्ड से नाम से याद रख सकते हैं, UK का अवार्ड है एक ये। क्रिस गेल लॉन्चेज इज ऑटोबायोग्राफी सिक्स मशीन इन इंडिया। तो क्रिस गेल जो कि एक्सक्लूसिव वेस्ट इंडीज के ओपनर है, उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी रिलीज करी है सिक्स मशीन के नाम से। सो नेक्स्ट है मलेशियन एनवर रिलीजेज ट्रांसलेटेड बुक ऑन साई बाबा। सो कॉन्सुल जनरल ऑफ द मलेशियन इंडियन एदिन हुसैनी मोहम्मद हासिम has released the translated version of the Sai Charitra Granth, a book on the life of the Sai Baba, and the book is translated into the Malay by a social outfit called I Love Sai। तो I Love Sai के नाम पे इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है और किन्होंने किया है? मोहम्मद हाशिम ने किया है। ओके, ये कौन है? काउंसिल जनरल ऑफ मलेशिया इन इंडिया के अंदर है, साई बाबा के ऊपर इन्होंने ये बुक को ट्रांसलेशन किया है। प्रेसिडेंट रिलीज VP बुक सिटीजन एंड सोसाइटी। प्रेसिडेंट जो अपने प्रणब मुखर्जी उन्होंने रिलीज करी है बुक सिटीजन एंड द सोसाइटी, रिटन बाय द वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अंसारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, मोहम्मद अंसारी की, वाइस प्रेसिडेंट है अपने देश के। सिटीजन एंड सोसाइटी नाम की ये बुक है, तो आपको इस नाम का ध्यान रखना है, और इसको रिलीज किया अपने प्रेसिडेंट ने। सो फ्रेंड्स, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि हमने कोलैबोरेट किए हैं और आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपके करंट अफेयर्स सेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो आने वाले 1 या 2 और 3 महीने तक के आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पेपर आपके लिए आ रहे हैं, सिर्फ IBPS PO के लिए ही नहीं, बाकी सभी के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बाकी IBPS PO के लिए तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया ही गया है। तो उम्मीद करते हैं आपके पेपर में इसमें से बहुत कुछ आएगा और आप इसमें से बहुत कुछ लर्न करेंगे, आपके करियर के में भी बहुत आपको हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड।